मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था मिस्टर और मिसेस लैन आपस में बात कर रहे थे। अब आगे मिसेस लैन कहती है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? मिस्टर लैन कहते हैं, आपको अच्छे से पता है मैं किसी की गलती को माफ़ नहीं करता। आपको आपकी गलती तो पता ही है ना। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं, बस मैं तो आपकी गलती की सज़ा दे रहा हूँ आपको। मिस्टर लैन ज़बरदस्ती मिसेस लैन को खाना खिलाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस लैन अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। जियांग मैंसन में सर्वेंट क्वार्टर के अंदर एक छोटा सा मासूम भूख के कारण रो रहा था। बेचारा एक दिन का बच्चा किससे अपनी पीड़ा सुनाए। लेकिन जियांग फैमिली के किसी भी मेंबर को उस बच्चे की चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। जिसे दे भी रही थी वो भी मैडम यू के कारण अपने कानों को बंद करके रखा था। इतनी अमीर फैमिली, जिस फैमिली में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक छोटे से बच्चे की भूख नहीं मिटा पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मिस्टर जियांग का मन उन चीखों से पिघल नहीं रहा था, पिघल रहा था, लेकिन वो इस बच्चे के कारण अपनी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी एक प्यारी सी फैमिली बनाई है। अगर इस फैमिली को बचाने के चक्कर में कोई बच्चा भूख से मरता भी है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सोच के वो अपने मन को बहला रहे थे। लेकिन उस बच्चे की चीखें उनके दिल में जो सुइयां चुभा रही थी वो सिर्फ वही जानते थे। मिसेस जियांग का हाल भी कुछ अलग नहीं था। लेकिन इंसान की जिद कभी कभी उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है। उनकी ममता जागती थी, लेकिन उन्हें अपने पति का धोखा याद आ जाता था। इन सब के बीच दो बच्चे यानली और जियांगचैंग खामोश खड़े थे। कुछ समय बाद जियांगचैंग कहता है, सीजे, और छोटा सा बच्चा इतनी देर से क्यों रो रहा है? यानली कहती है, आचिन, मुझे नहीं पता। उनके पास एक नौकर भी खड़ा था। उस नौकर ने कहा, यंग मास्टर, उस अनवांटेड चाइल्ड को भूख लगी है। पास में ही वो 45 साल की सर्वेंट भी खड़ी थी, जिसे बच्चे आजुमा कहते थे। आजुमा इस मेंशन की काफी पुरानी सर्वेंट थी, जिसे इस मेंशन में सब इज्जत देते थे। वो कहती है, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं? उस बच्चे का नाम विंग है, जो कि इसकी पैदा करने वाली माँ ने रखा है, इसलिए उसे अनवांटेड चाइल्ड कहने का क्या मतलब। वो सर्वेंट आजुमा को सॉरी कहता है और फिर वहां से चला जाता है। जियांगचैंग अपनी मासूम आवाज में कहता है, आजुमा, अगर उसे भूख लगी है तो उसे खाना क्यों नहीं दे रहे? आजुमा कहती है, यंग मास्टर, और बच्चा बहुत ही छोटा है, इसलिए वो खाना नहीं खा सकता, सिर्फ दूध पी सकता है, इसलिए मैं अपना खाना कैसे दे सकती हूँ। जियांगचैंग किचन में जाता है और एक सर्वेंट से दूध मांगता है। वो सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर, क्या बात है, आज तो आप अपनी मर्जी से दूध मांग रहे हो। जियांगचैंग कुछ नहीं कहता, वो दूध लेता है और आजुमा को देकर कहता है, इसे उस बच्चे को पिला दो। आजुमा प्यार से जियांगचैंग के बालों को सहलाती है और कहती है, इस मेंशन में कम से कम एक छोटे बच्चे के पास तो दिल है, जो उस बच्चे की चीखें नहीं सुन पा रहा। मिस्टर और मिसेस जियांग दूर से ये सब देख रहे थे। उनके दिल को भी तसल्ली होती है कि फाइनली वो बच्चा अब चुप हो जाएगा। यानली जियांगचैंग से कहती है, आचिन, तुमने बहुत अच्छा किया। 3 साल बाद जियांग मेंशन में ज्यादा कुछ नहीं बदला। विंग को घर के सर्वेंट पे प्यार नहीं करते थे। वो भी उस 3 साल के बच्चे को घृणा की नज़र से देखते थे, जिसकी वजह से एक हंसते खेलते घर में लड़ाई का माहौल बन गया। यानली और जियांगचैंग इतने बड़े हो गए कि उन्हें ये समझ आ गया कि इस बच्चे के कारण उसके माँ बाप एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जियांगचैंग और यानली विंग से नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने विंग से दूरी बनाए रखना ही सही समझा, अपने लिए और विंग के लिए, क्योंकि उनकी माँ को पसंद नहीं था कि वो विंग की केयर करे। मिसेस जियांग की नफरत विंग के लिए बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा समझदार था। इसका मतलब ये है कि जब विंग बड़ा होगा तो वो जियांगचैंग से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ये बात मिसेस जियांग को मंजूर नहीं थी। कहीं बड़ा होकर ये जियांगचैंग के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि मिसेस जियांग भी जानती थी विंग मिस्टर जियांग का बायोलॉजिकल ओमेगा सन है। कहीं उसने कंपनी में अपना हक मांगा तो, लेकिन इन सब पर तो सिर्फ जियांगचैंग का हक है, इसलिए उनकी नफरत बढ़ती जा रही थी। मिस्टर जियांग तो एक पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश नहीं की। लिविंग रूम में पूरा परिवार बैठा हुआ था, एक दूसरे से बात कर रहा था। विंग अपने छोटे छोटे कदमों से लिविंग रूम में आता है और मिसेस जियांग के पैरों को पकड़कर अपनी मासूम आंखों से उनकी तरफ देखता है। फिर वो अपनी तोतलाती आवाज में कहता है, मामा, मुझे अपनी गोद में उठाओ ना। मिसेस जियांग अपने पैरों को झटक देती है, जिसके कारण विंग थोड़ा दूर जाके गिरता है। मिसेस जियांग चिल्लाते हुए कहती है, इस लावारिस को मेरे पास क्यों आने दिया? कहाँ मर गए सारे सर्वेंट? इस अनवांटेड चाइल्ड ने मुझे छू के गंदा कर दिया। मिसेस जियांग गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है,
मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें फेंक दिया और तुम मेरे गले की घंटी बन गए हो। वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ रोए जा रहा था। मिस्टर जियांग वहाँ चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आजुमा वहाँ भाग कर आती है और विंग को अपने गोद में उठा के बोलती है, सॉरी मैम, मुझे पता ही नहीं चला ये कब यहाँ आ गया। मिसेज जियांग कहते हैं, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, इसको मेरे सामने मत लाया करो। आजुमा उस बच्चे को वापस सर्वेंट क्वार्टर में लेके आ जाती है। पहले वो विंग को चुप कराती है, फिर कहती है, विंग तुम बार बार उस फैमिली के पास क्यों जाते हो? तुम्हें समझना होगा, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे भी तुम्हारी आने वाली जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। तुम्हें पूरे समाज के सवालों को जवाब देना होगा, क्योंकि तुम्हारे माथे पर बचपन से ही नाजायज का टैग लग चुका है। ज्यादातर को पता है कि तुम मिस्टर जियांग के सन हो, जिसे कभी भी उन्होंने नहीं अपनाया। मैं बस दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी उतनी मुश्किल ना हो कि तुम जी ही ना पाओ। काश तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। गलती किसी और की और सजा तुम्हें मिल रही है। इस घर में सिर्फ आजुमा ही थी जिसे विंग की चिंता थी, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशन थी। क्योंकि वो इस मेंशन के सर्वेंट थे, वो कितनी मदद कर सकती थी विंग की। धीरे धीरे समय बीतता है। अब विंग 17 साल का था। इन बीते सालों में विंग की जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं बदला। इन बीते सालों में विंग की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मिसेज जियांग के ताने सुनना, सर्वेंट की बातें सुनना। कई रातें विंग ने भूखे पेट बिताई, तो कई बार आजुमा ने अपने हाथों से विंग को अपना निवाला भी खिलाया। अब विंग को सब कुछ पता था। उसे पता था कि मिस्टर जियांग उसके रियल डैड है, लेकिन विंग उन्हें डैड नहीं कह सकता, क्योंकि यह अधिकार विंग को कभी नहीं मिला। विंग अपने ही डैड को अंकल बुलाता था, वो भी अगर कोई जरूरी काम हो तो। विंग को पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते थे। विंग को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि उसे जरूरत के सामान भी नहीं दिए जाते। उसे तो इस बात से दिक्कत थी कि उससे कोई प्यार नहीं करता। विंग बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सुंदरता कभी नजर नहीं आती थी। जिसका दिल अंदर से दुखी हो, उसके चेहरे पर चमक आना मुश्किल। ऊपर से फटे पुराने कपड़े उसकी सुंदरता को कम करने के लिए काफी थे। इतने सालों में विंग का सिर्फ एक दोस्त था, उसकी डायरी। आखिर हर इंसान को कोई ऐसा चाहिए जो उसकी हर बातें सुने, लेकिन विंग की किस्मत में ये कहाँ। विंग अपनी हर बात को उस डायरी में लिखता था। उसके मन में जितनी भी दुख पीड़ा थी, सब उस डायरी में थे। उस डायरी के जरिए कोई भी विंग के दिल में झांक सकता था। विंग की आवाज बहुत ही अच्छी थी। स्कूल में वो हमेशा सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आता था। उस डायरी में उसके द्वारा लिखे हुए कुछ सॉन्ग भी थे जो वो अपना दिल बहलाने के लिए लिखता था, लेकिन उस सॉन्ग के जरिए भी विंग का दर्द झलकता था। विंग को स्कूल में भी सब बुली करते थे। आखिर विंग इतना फेमस जो था, एक लावारिस के नाम से। जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती, उसे समाज में इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं। विंग तो बस ये दुआ कर रहा था कि उसके कॉलेज की लाइफ उसके स्कूल की लाइफ से अलग हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से विंग अपने कॉलेज में जाने वाला था। विंग अपने कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे कॉलेज से रिलेटेड कुछ सामान खरीदना था। जैसे ही विंग अपने कमरे से बाहर निकल लिविंग रूम के रास्ते बाहर जा रहा था, मिसेज जियांग कहते हैं, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। मैंने किसे देख लिया सुबह सुबह। पता नहीं सुबह सुबह किस अल्फा को अपने जाल में फंसाने जा रहा है। आखिर ये गुण तो इसे अपनी माँ से ही मिले हैं। इसकी माँ ने भी तो शादीशुदा अल्फा को भी नहीं छोड़ा, तो ये कैसे छोड़ेगा? पता नहीं ये किसके हस्बैंड पर डोरे डालेगा। क्या पता अभी तक ये कितने अल्फा के साथ सो चुका हो। इनके लिए तो आसान है ना, अल्फा के साथ सो जाओ, फिर चाइल्ड को किसी के गेट के आगे रख दो। तुमने अभी तक कितने चाइल्ड को जन्म दिया है? विंग गेट के पास अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा नहीं है कि विंग ने कुछ नया सुना, ये तो करीबन हर रोज की बात है। मिसेज यांग एक भी मौका नहीं छोड़ती थी कि विंग को नीचा दिखा सके। कुछ सर्वेंट्स ये ड्रामा देखकर हंस रहे थे, या कहो विंग का मजाक बना रहे थे। आजुमा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी चुप खड़ी थी। मिस्टर जियांग लिविंग रूम में आराम से बैठे थे। जियांग चेंग और यानली भी वहीं थे, लेकिन किसी ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। विंग एक मुजरिम की तरह वहां खड़ा था। विंग अपनी नजरें उठाता है और एक नजर सबको देखता है, लेकिन उसे किसी की आंखों में भी अपने लिए प्यार नजर नहीं आता। विंग अपने मन में सोचता है, ऐसे मेंशन में रहने का क्या फायदा जहां तुम्हारी इज्जत ही ना हो। पहले तो मैं छोटा था, इसलिए कहीं भी जा नहीं सकता था, लेकिन अब मैं 17 साल का हूँ। मैं चाहे रोड पर ही क्यों ना रहूं, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। क्या पता मेरे जाने की बात को सुनकर मेरे डैड मुझे जाने से रोक लें, मेरे ब्रदर सिस्टर मुझसे कुछ कहें। ये सोचकर विंग मिस्टर जियांग के पास जाने लगता है और कहने लगता है, अंकल मैं कहीं कॉलेज के पास रहूंगा। ऐसे भी मुझे लगता है अब मुझे इस मेंशन में नहीं रहना चाहिए। मिसेज जियांग कहती है, पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात कही है। ऐसे भी हमने एक अनाथ को 17 साल तक अपने घर में रख लिया है। अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते।
तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी शक्ल देखने का शौक है? जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकलो। और हाँ, अपना कबाड़ा लेके जाना, तुम्हारा एक भी सामान मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए। विंग उम्मीद भरी आंखों से अपने डैड को देख रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो आज भी कुछ नहीं बोलने वाले थे। फिर विंग अपने ब्रदर और सिस्टर को देखता है, लेकिन उन्होंने भी अपनी नजरें फेर ली थी। विंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो एक टूटी हुई स्माइल करता है और कहता है, आंटी आप फिक्र मत करो, मैं अभी चला जाऊंगा, आपको मेरा फेस आज के बाद देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग का जो भी सामान था वो उसे पैक करता है और उस घर से निकल जाता है अपनी नई मंजिल की तलाश में। विंग रास्ते में रोता हुआ जा रहा था। अब तो उसके सर पर कोई छत भी नहीं थी। विंग के पीछे आजुमा भी निकल जाती है और वो विंग के कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही विंग आजुमा को देखता है, वो उनके गले लगकर रोने लगता है और कहता है, आजुमा आपने देखा, आज भी मेरे डैड ने कुछ नहीं कहा। आजुमा मैं क्या इतना बुरा हूँ कि किसी को मेरी कोई चिंता नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी कोई ज़रूरत नहीं। आपने देखा कैसे आंटी मुझे लावारिस, करैक्टरलेस और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। आजुमा क्या मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? विंग अपने गले के लॉकेट को छूते हुए बोलता है, मेरी मॉम ने भी मुझे छोड़ दिया। आजुमा मैं अभी भी अपनी मॉम का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस ये लॉकेट उनकी निशानी है जो मेरे पास है। पता है आजुमा मैं इस लॉकेट को हमेशा क्यों पहनता हूँ? ताकि मेरी मॉम मुझे पहचान सके। ऐसा कह के विंग रोने लगता है। आजुमा कहती है, सन तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी या नहीं, लेकिन जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, एक दिन उन सबको पछतावा होगा। आजुमा कहती है, सन आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। विंग कहता है, आजुमा अगर आंटी को पता चल गया कि आपने मुझे अपने पास रखा है तो आपको भी परेशान करेगी। आजुमा कहती है, सन तुम चिंता मत करो, मैं रिजाइन देने वाली हूँ। मुझे तो घर का ही काम करना है ना, तो इस शहर में मेंशन की कमी नहीं है। मैं किसी और मेंशन में काम कर लूँगी। मुझे पता है तुम्हारे पास सिंगल पेनी नहीं। तुम कहाँ रहोगे? रोड पे? हाँ मेरा घर छोटा है, फिर भी हम आराम से रह सकते हैं। ऐसा कह के आजुमा विंग को अपने साथ ले जाती है। आजुमा का घर बहुत छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। दोनों आजुमा के घर पहुंच जाते हैं। विंग कहता है, आजुमा आपको दिक्कत नहीं होगी? मैं तो अभी कुछ भी नहीं कमा रहा। आजुमा कहती है, सन तुम टेंशन मत लो, मैं इतना कमा सकती हूँ कि मैं अपना और तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। जब मैं कमाने लायक नहीं रहूंगी तो तुम मेरा खर्चा उठाना, ठीक है ना? विंग आजुमा के गले लग जाता है। अब आजुमा 63 साल की हो चुकी थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। इधर लैन मैंसन में लेंजा 20 साल का हो गया था और लैन सिचन 22 साल के हो गए थे। लैन सिचन लेंजा से कहते हैं, लेंजा तुम्हें डैड की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम इतनी नफरत क्यों करते हो गरीब ओमेगा से? तुम्हें क्या सच में डैड की बात पर विश्वास है कि हमारी मॉम हमसे प्यार नहीं करती थी? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। और क्या तुम सच में मिंग्याओ को अपना फियांसे बनाओगे? सिर्फ डैड के कहने पर ऐसा मत करो। अगर तुम मिंग्याओ से प्यार नहीं करते तो अभी भी मना कर दो। लेंजा कहता है, ब्रदर मुझे विश्वास है डैड पर, और हाँ मैं गरीब ओमेगा से नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी गरीब ओमेगा को देखता हूँ तो मुझे मेरी मॉम की याद आती है। और ब्रदर आपको पता है ना मैंने कितना इंतज़ार किया है मॉम का। मुझे तो मॉम के बिना नींद भी नहीं आती थी, लेकिन वो अपने आशिक के साथ भाग गई। और मिंग्याओ मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। मैं तो सिर्फ उसे बॉयफ्रेंड बना रहा हूँ। वो एक अमीर ओमेगा है, वो मुझे धोखा नहीं देगा जैसे मॉम ने डैड को दिया था। ऐसे भी उसकी फैमिली डैड की अच्छी दोस्त है। बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। ऐसा कहकर लेंजा अपनी कार की चाबी लेके बाहर निकल जाता है। लैंसी चैन कहते हैं, मुझे तो ना डैड का बिहेवियर सही लगता है ना ही मिंग्याओ का। ब्रदर तुम्हें बाद में अफसोस ना हो अपने फैसले पर। मॉम आप कहाँ हो? मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चल रहा। इधर मिसेस लैन बेजान कुर्सी पर बैठी थी। उनको देखते ही पता लगाया जा सकता था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक कमरे में 17 साल तक बंद रहना कोई मामूली बात नहीं है। मिस्टर लैन अपनी वाइफ से मिलने के लिए रोज आते थे और उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। मिसेस लैन मदद के लिए चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उनकी आवाज़ों को सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। लेंजा अपने कॉलेज पहुंच जाता है। उसके कॉलेज पहुंचते ही मिंग्याओ भाग के लेंजा के गले लग जाता है और कहता है, बेबी तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम हमारे रिश्ते के लिए मान गए। लेंजा कहता है, मिंग्याओ मैं सिर्फ तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए माना हूँ। रिश्ते की बात हम बाद में देखेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मिंग्याओ कहता है, बेबी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे से अच्छा ओमेगा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेंजा कहता है, ठीक है अब हम अंदर चलते हैं। लेंजा अपने क्लास में जाता है जहां उसके दोस्त उसका पहले से इंतजार कर रहे थे, सोंगलेन और जिंगचैन।
दोनों कहते हैं फाइनली तुम आ गए, तुम्हें पता है नेक्स्ट वीक से कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आने वाले हैं। लेंजा कहता है तो फिर मैं क्या करूं। सोंगलेन कहता है क्या पता तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल जाए। मिंगयाओ गुस्से से कहता है लेंजा सिर्फ मेरा है, इसलिए तुम सब उसके दिमाग में कोई भी कूड़ा मत भरो। सोंगलेन और जिंगचन मिंगयाओ को पसंद नहीं करते थे और कुछ नहीं बोलते और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मिंगयाओ लेंजा के साथ बैठता है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। फाइनली कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आने वाले थे। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।